हाय स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए भाई, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और वो क्या होगा, हमारा क्वांटम संख्या, ठीक है बेटा। क्वांटम नंबर के बारे में आज हम लोग अच्छे से जानने वाले हैं। हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर, ठीक है। तो क्वांटम संख्याओं को जानने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो आपने कुछ स्ट्रक्चरों को देखा होगा, तो आपको कभी कभी कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी देखने के लिए मिलती हैं, तो देखने के बाद आपको क्या होता होगा, संशय पैदा होता होगा कि ये स्ट्रक्चर क्या है भाई, कैसे ये बन जाती हैं, ठीक है बेटा। तो इन स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से जानने के लिए ही आपको जानना पड़ेगा किसके बारे में बेटे, क्वांटम संख्याओं के बारे में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी आप इनको समझने की कोशिश कीजिए, आप इनको समझने की कोशिश मत कीजिएगा, ये आपको सभी समझ में आ जाएंगी ये कैसे होती हैं। पहले समझ कर चलेंगे हम लोग किसके बारे में भैया, क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। चलिए, तो किसी परमाणु में, किसमें भैया, किसी परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, आकृति और अभिविन्यास का पूर्ण वर्णन करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है बेटा। स्थिति का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन में होते हैं, उनकी ऊर्जा कितनी होती है और उनकी आकृति क्या होती है, उनका अभिविन्यास क्या होता है, मतलब ओरिएंटेशन क्या होता है। इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। किसके बारे में भैया, क्वांटम संख्या के बारे में, ठीक है। चलिए भैया, ध्यान रखेंगे, अच्छा पॉइंट है और इम्पोर्टेंट भी है, इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्वांटम संख्या के प्रकार जो होते हैं हमारे पास, यहाँ पर हम लोग 4 प्रकार की क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है भैया। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलेंगे और इसको मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है भाई। चलते हैं, पहला टर्म्स हम लोग लेकर चलेंगे। सबसे पहला हमारा टर्म्स होगा मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती क्या है, चलिए समझते हैं। हमारे पास क्या है भाई, एक परमाणु है, ठीक है, इस पर ध्यान देंगे। तो इस परमाणु के अंदर हम लोग ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। तो इस परमाणु में कोष हमारे पास क्या है, के एल एम एन कोष है, ठीक है। और एन बराबर 1 2 3 4 5। तो हम कहें कि नाभिक है, नाभिक के बाहर क्या है, हमारे कोष हैं, ठीक है बेटा। क्या है, कोष। पहली वाली क्वांटम संख्या जिसको हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, तो भैया वो सीधे किसको प्रदर्शित करती है, कोष को। किसको प्रदर्शित करती है भैया, कोष को, या मैं कहूँ मुख्य ऊर्जा स्तर को। किसको शो करती है भैया, मेन एनर्जी लेवल को शो करती है। तो इन्हें मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। और मुख्य क्वांटम संख्याओं के मान जो होते हैं 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3, ठीक है, 4, ठीक है। तो कॉमन हम कह सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या n जो होती है उसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, ध्यान रखना, क्योंकि पहला कोष कहाँ से शुरू होता है, k से शुरू होता है। तो इसलिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान जो सबसे कम होता है वो कितना होता है भैया, 1 होता है। 1 से लगाकर कहाँ तक भैया, ज्ञात अब तक कितने हैं, 7 तक ज्ञात हैं, ठीक है ना। इनफिनाइट तक हम कह सकते हैं, लेकिन ज्ञात कितने कोष हैं, 7। चलिए, मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर, मतलब प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को क्या करती हैं भैया, बताती हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। तो यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर तथा कोष के आकार का भी निर्धारण करती हैं, ठीक है बेटे। अभी मैंने बताया कोष के आकार को यही बताती हैं। उसके बाद आता है हमारा क्या, n के संभावित मान, n बराबर कितना हो सकता है, 1 2 3 डैश डैश का मतलब समझते हैं कि इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्ञात कितने हैं भैया, 7 ज्ञात हैं। चलिए, अगला टर्म्स कहता है n का मान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा उसके कोष की त्रिज्या क्या होती है भैया, बढ़ती है, ठीक है। मान लो, सपोज करो हमारे पास क्या है, n बराबर 1 है, तो हमारा ये न्यूक्लियस हो जाएगा भैया। तो न्यूक्लियस के पास क्या है, केवल एक ही कोष है, ठीक है। यदि n बराबर 2 की बात करूं मैं, तो ये न्यूक्लियस हो गया है, इसके पास पहला कोष और उसके बाद दूसरा कोष। तो अब आपको खुद ही देखकर पता चल रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की क्या है, त्रिज्या है, और ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है। तो कॉमन हम कहेंगे जितने कोष बढ़ेंगे, n का मान जितना बढ़ेगा, तो सीधी सीधी बात है भैया, सेल की त्रिज्या तो अपने आप बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। किसी
मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। हाँ, लाइक दिस। यदि मैं n बराबर 1 की बात करूं तो 2n² में, हमने पहले बोरबरी नियम में भी पढ़ा है इसको, तो 2 इंटू एन का मान 1 की पावर 2, तो 2 इंटू 1 बराबर कितना आ गया 2। तो हम कह सकते हैं पहले कोष में नाभिक हो गया ये, और नाभिक के चारों ओर अगर ये हमारा पहला कोष है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं हमारे पास भैया? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, इसकी बात कॉमन ये याद जरूर रखेंगे भैया कि n नॉट इक्वल टू 0, n का मान कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला टर्म्स कहता है हमारा दिगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होती हैं बेटे, उसमें कुल मिला के हमें पता चल जाता है किसके बारे में? दिगंशी क्वांटम संख्या को याद रखना, L से प्रदर्शित करते हैं, और ये बताती है हमें किसके बारे में भैया? ऑर्बिटल की शेप के बारे में। और ये किसके भैया? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर को क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पर देखो L बराबर 0 मतलब S सबसेल होता है। ठीक है, S सबसेल में S ऑर्बिटल की आकृति के बारे में बताता है। L बराबर 1 के लिए P सबसेल के अंदर P ऑर्बिटल के बारे में बताता है। L बराबर 2 के लिए D सबसेल के अंदर D ऑर्बिटल के बारे में बताता है। और L बराबर 3 के लिए F सबसेल में F ऑर्बिटल के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, चलिए। तो किसी परमाणु में दिगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है बेटा, सब एनर्जी लेवल को। तो L का मान सबसेल के ऑर्बिटल, ऑर्बिटलों को मतलब कक्षक की आकृति को भी निर्धारित करता है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे हमारे पास उप ऊर्जा स्तर का मतलब होता है उप एनर्जी लेवल। ठीक है ना, या मैं यूं भी कहूँ, किसकी जानकारी देता है ये हमें? उपकोष की। किसकी बेटे? उपकोष के बारे में भी क्या करता है? हमें ये जानकारी देती है। कौन भैया? दिगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, तो याद रखेंगे दिगंशी क्वांटम संख्या को भैया किससे शो करते हैं? L से। ये क्या है हमारा? L है, ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है L के मान किसके भैया? L के मान मुख्य क्वांटम संख्या n के मान पर या n पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, ध्यान देंगे, क्योंकि यदि हमारे पास क्या है भैया? n के किसी भी मान के लिए L के संभावित मान क्या हो सकते हैं? 0 से n-1 तक होते हैं। कितने होते हैं? n-1 तक होते हैं। लाइक दिस। यदि हमारे पास n बराबर कितना है? 1, तो L बराबर हमारा कितना होगा? 0। ठीक है ना, क्या होगा? L बराबर हमारा 0, क्योंकि हमें पता है ना 0 से n-1। अब n का मान तो टोटल एक ही है, 1 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। लेकिन यदि n बराबर हमारा कितना आ जाए भैया? 2, तो L बराबर हमारा 0 से 0 आ गया, कोमा n का मान कितना है? 2, 2-1 बराबर कितना है? 1। तो मतलब 2 मान पॉसिबल होंगे, 0 और 1। ठीक है ना, याद रखना। चलते हैं आगे। ये नोट पॉइंट क्लियर कर लेते हैं हम लोग। नोट पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर? ध्यान समझेंगे। किसी मुख्य कोष में उपकोषों की संख्या, तो बेटे यहाँ पर आएगा कोषों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, ध्यान समझना, यहाँ पर ये मिस हो गया है। कोषों की संख्या के बराबर होती है। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर n बराबर 1, तो तब L बराबर क्या होता है भैया? कॉमन हमने जाना था अभी। n बराबर 1 होने पर L का मान क्या आएगा? 0 से n-1 तक, तो इसका मतलब 0 आया है। अब 0 आने का मतलब क्या होता है? n किसको शो करता है? K सेल को या कोष को शो करता है। अब K कोष को शो करेगा, तो L बराबर 0 के लिए किसमें भैया? तो हमारे पास क्या आएगा? उपकोष आएगा हमारे पास 1s। क्या आएगा भैया? 1s आएगा। तो कह रहा है चूंकि L का मान 0 आया है, इसलिए n बराबर 1, अर्थात K सेल में केवल एक उपकोष S होता है, तो इस उपकोष को 1s द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यदि कह रहा है n बराबर 2, तो L बराबर 0 और 1 होगा। बिल्कुल, यदि n बराबर 2 है तो L का मान कितना आएगा? या तो 0 और या फिर आएगा 1। अब 0 और 1 आने का मतलब क्या हो गया? n बराबर 2। 2 का मतलब क्या है हमारे पास? कॉमन कह सकते हैं हम यहाँ पर कि अब यहाँ पर हमारे क्या होंगे? L के 2 मान के लिए 0 और 1 आए हैं, तो L बराबर 2, अर्थात कौन सा कोष है भैया हमारे पास? L सेल है, और इसमें 2 कोष होंगे S और P। ठीक है, जिसे हम किससे शो करेंगे? 2s और किससे शो करेंगे? 2p से शो करेंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार n बराबर 3 में, ठीक है बेटा, n बराबर 3 में क्या जाएगा पर हमारे पास? यदि n बराबर 3 है तो L बराबर हमारा क्या आएगा? 0
1 और क्या आएगा हमारे पास भैया 2 आएगा, ठीक है ना। तो अब इसके लिए कौन सा कोस आ गया भैया हमारे n बराबर 3 के लिए m कोस आ जाएगा, ठीक है ना। और m कोस में कौन कौन से कक्षक आएंगे हमारे पास भैया, तीसरा मतलब आवर्त है 3, तीसरे का क्या हो गया 0 पे आया 3s, फिर 3p और फिर आ जाएगा हमारा 3d। इसका मतलब कैसे है ये यहाँ कॉमन समझेंगे। यदि हमारे पास l की वैल्यू 0 1 2 3 4 आती है तो उपकोष जो होंगे हमारे पास क्या भैया, उपकोष जो होंगे वो 0 के लिए s आएगा, फिर क्या आएगा p आएगा, फिर क्या आएगा d आएगा, फिर क्या आएगा हमारे पास f आएगा और फिर क्या आएगा हमारे पास g आएगा। लेकिन अब तक ज्ञात कौन उपकोष हैं, केवल 4 उपकोष ज्ञात हैं, ये अभी ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो कॉमन हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं क्या भैया, तो इसीलिए तो बता रहा था वो क्या भैया n बराबर 3 के लिए क्या है, l के मान 0 1 2 आएंगे क्योंकि 0 से n-1 तक होते हैं। तो 0 का मतलब हो गया तीसरे कोष की बात कर रहा है m कोष की, तो 3s आ गया, और किसके लिए भैया 1 के लिए 3p आ गया और 2 के लिए 3d आ गया। ये बात कभी मत भूलना क्योंकि इससे ही पता लगाते हैं हम लोग किसके बारे में भैया, उपकोष के बारे में। यदि n बराबर 4 की मैं बात करूं तो कॉमन है, तो l के मान हमारे पास 0 1 2 3 होंगे क्योंकि n के मान से 1 कम होगा। तो मेरे पास कौन सा आवर्त है, ये 4th आवर्त है। तो 4th आवर्त के लिए मेरे पास उपकोष होंगे 4s 4p 4d और 4f, ठीक है भैया। कितने, अगर कोष क्या है हमारे पास 4 है तो हमारे पास कितने उपकोष होंगे, 4 ही उपकोष होंगे। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है। अब ये बात l बराबर l के मान के लिए देखो वही 0 के लिए उपकोषों की संख्या क्या है s है, 1 के लिए p है, 2 के लिए d है, 3 के लिए f है, 4 के लिए g है, 5 के लिए h है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादातर आप 4 ही उपकोषों की बात करेंगे s p d f, ठीक है। तो किसी भी कोष में विभिन्न सबसेलों की जो ऊर्जा है उसका जो क्रम है क्या होगा भैया, ध्यान देंगे s सबसेल की एनर्जी सबसे कम होती है, p की उससे ज़्यादा, d की उससे ज़्यादा, f की सबसे ज़्यादा। ध्यान देना यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग का मान निम्नलिखित सूत्र से क्या करते हैं भैया, ज्ञात करते हैं। और वो क्या है हमारा mvr बराबर क्या है बेटे, वो क्या है हमारा भैया mvr बराबर, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, mvr बराबर h/2 ठीक है, अंडर रूट l ब्रैकेट में l+1, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होता है कोणीय संवेग के, मतलब कोणीय संवेग का क्या है मान ज्ञात करने के लिए क्या किया गया है, एक सूत्र दिया गया है, ठीक है। तो l तो हमें पता ही है, यहाँ पर दिगंशी क्वांटम नंबर है, क्या है भैया हमारी l दिगंशी क्वांटम नंबर है। बाकी सभी के बारे में आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये नोट पॉइंट, इसको क्लियर करके चलेंगे भैया। क्या कह रहा है, इस प्रकार हम देखते हैं कि 1p 2d 3f आदि सबसेल संभव नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि किसी भी सेल में सबसेल की संख्या उसके सेल की संख्या के बराबर होती है। बिल्कुल सही भैया। अब हमने देखा था n बराबर 1 होने पर हमारे पास l का मान कितना आया, 0 आया, और 0 आया तो 1s पॉसिबल था, जबकि n के मान 1 के साथ l का मान 0 आ गया, तो इसीलिए क्या था भैया हमारा 1p इम्पॉसिबल था। सेम कंडीशन ऐसे ही किसके लिए आई थी हमारी, n बराबर 2 के लिए आई थी भैया। n बराबर 2 के लिए l के मान 0 और 1 थे, तो सेकंड का 2s आया और 2p आया, 2d क्या हो गया हमारा इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से कहना चाह रहा है वो। चलिए चलते हैं आगे। यदि हम उपकोष के संकेत की बात करें भैया, ये पहले भी हमने बता दिया है, यदि n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या 1 है तो l बराबर क्या है हमारी 0 होगी, और 0 होने पर हमारा 1s होगा। यदि n जो है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या 2 है और l का मान 0 है तो हमारा 2s होगा। इसी प्रकार n बराबर अगर 2 है और l बराबर 1 है तो हमारा 2p होगा। 3 0 पर 3s हो जाएगा, 3 1 पर क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा, ठीक है बेटा। ऐसे 3 2 पे क्या हो जाएगा d हो जाएगा। 4 0 पर मैंने बताया था s का ही संकेत होता है, और 1p का संकेत होता है तो 4p आ जाएगा। 4 2 संकेत होता है d का, 3 होता है f का, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, उपकोष के बारे में जानकारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला टर्म्स कहता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आई मीन चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हैं उनको क्लियर करके चलेंगे हम। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताती है भैया,
सबसेल में उपस्थित ऑर्बिटल की सेफ के बारे में, कक्षक के बारे में बताती है बेटे। किसके बारे में? कक्षक के बारे में। तो कक्षकों की आकृति भी हम आगे जानेंगे, क्योंकि कक्षक हमारा मेन टॉपिक होगा इससे अगले वाला, तो वहाँ पर अच्छे से सेफ हम समझ के चलेंगे बेटे। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या सबसेल में उपस्थित कक्षकों की संख्या और उनके अभिविन्यास को व्यक्त करती हैं। ठीक है बेटा। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को m द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो m के मान दिगंशी क्वांटम संख्या l पर क्या करते हैं भैया? निर्भर करते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया। तो ये कह रहा है प्रत्येक प्रकार के उपकोष में 2l+1 कक्षक होते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। m के मान माइनस के l से लेकर 0 सहित प्लस के l तक होते हैं। बिल्कुल कॉमन भाई बात, ध्यान रखेंगे। कैसे होते हैं वही हम समझेंगे अभी। ठीक है बेटा। तो m के कुल मान उपकोष में कक्षकों की कुल संख्या को बताते हैं। कैसे भाई? देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो हमारे पास l के मान है, l का मान क्या है भैया? 0 है। तो हमारे पास उपकोष का संकेत क्या होगा? s होगा। और कक्षकों की संख्या कितनी होगी भैया? 1 होगी। 1s के लिए केवल एक कक्षक इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये वाले कक्षक हमें ध्यान देने होंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं किसकी भैया? l बराबर यदि 1 आया है तो कोष संकेत क्या होगा हमारे पास? p हो गया। और बेटे p ऑर्बिटल जो होगा हमारे पास, उसमें 3 कक्षक हमारे इस तरह से बनेंगे, px, py, pz। यदि l का मान 2 है तो d हमारे पास क्या आएगा? उपकोष आएगा। और उसके लिए कक्षकों की संख्या कितनी होगी भैया? 5 होगी। इस प्रकार से। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही हमारा किसके लिए भैया? 3 के लिए f आएगा। और उसके लिए कक्षक कितने होंगे हमारे? 7 होंगे। कितने होंगे भैया? 7 होंगे, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे ही 4 के लिए कितना आएगा हमारा? g आएगा। उसके लिए 9 होंगे। 5 के लिए h आएगा। 11 होंगे। केवल ज्ञात हैं कहाँ तक भैया? यहाँ तक। ठीक है, आगे टर्म्स क्या कहता है? l 0 के मतलब l बराबर 0 के लिए m का मान क्या होगा भैया? 0 होगा। लेकिन l बराबर 1 के लिए m के मान ध्यान देंगे। यदि l बराबर क्या है हमारा? 1 है तो m बराबर हमारा क्या? -1, 0 और +1। क्योंकि हमने पढ़ा था अभी माइनस के m के मान जो होते हैं माइनस के l से लेकर प्लस के l तक होते हैं 0 सहित। यदि मैं मान लो l की बात करूं, l बराबर 2 है तो m का मान हमारे पास क्या आएगा बेटे? -2, -1, 0। ठीक है, और +1 और +2। कितने मान होंगे टोटल हमारे पास? 1 2 3 4 5। मैंने बताया था आपको 2l+1। ठीक है, कक्षकों की संख्या 2 गुना l का मान कितना रखा है हमने? यहाँ पर 2 रखा है। तो 2 × 2 + 1 तो कितना आ गया भैया हमारा? 2 दूनी 4 और 1 5। टोटल कितने कक्षक होंगे? 5 कक्षक होंगे। देखो ये रहे पाँचों कक्षक, 1 2 3 4 5। जैसे कि हमारा यहाँ पर दिखाया गया है, इसका मान क्या होगा? -2, -1, 0, +1 +2। ये पाँचों कक्षक हमारे हो गए। कौन से भैया? डी। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगला टर्म्स हमारा आता है भैया क्या? 4 इलेक्ट्रॉनों की प्रचक्रण क्वांटम संख्या। ध्यान देंगे, जो 3 क्वांटम संख्या अभी हमने ऊपर जानी है, तीनों क्वांटम संख्या के बारे में श्रोडिंगर ने बताया, लेकिन चौथे नंबर क्वांटम संख्या के बारे में श्रोडिंगर ने नहीं बताया। सन 1925 में जॉर्ज उहलेनबेक और सैमुअल गाउड-सिमट ने एक चौथी क्वांटम संख्या की उपस्थिति प्रतिपादित की, जिसे क्या कहते हैं हम भैया? प्रचक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है बेटा। तो प्रचक्रण क्वांटम संख्या वे संख्या हैं जो इलेक्ट्रॉन के केवल किसको प्रदर्शित करती हैं भैया? चक्रण को प्रदर्शित करती हैं। इनको किससे शो करते हैं भैया? s से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा। एक इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर ठीक वैसे ही चक्रण करता है जैसे सूर्य के चारों ओर, कौन भैया? सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते समय पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? चक्रण करती है। तो चक्रण क्वांटम संख्या s इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बतलाती है भैया। दिशा पर ध्यान देंगे, हमारे पास 2 दिशा होंगी, या तो होगी क्लॉकवाइज या फिर होगी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणाव्रत और वामाव्रत। इस तरफ ध्यान देंगे। नॉर्थ और साउथ ये 2 पोल हैं हमारे। ठीक है बेटा। तो इस पोल के अकॉर्डिंग कैसे घूम रहा है? इस तरह से घूम रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लॉकवाइज। ठीक है ना। इसके लिए क्या मान आएगा हमारे पास? +½ आएगा। लेकिन यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल क्या हो गए हैं? थोड़े घूम गए हैं। तो ये नॉर्थ मतलब क्या? मेरा साउथ पोल है, ये मेरा नॉर्थ पोल है। तो अब ध्यान देंगे इस पर कैसे घूम रहा है? ऐसे। तो इसका मतलब क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब क्या है? इसके लिए हमारे पास s का मान क्या आएगा? -1/2 आएगा। ठीक है बेटा। चलते हैं आगे। m के किसी मान के लिए s के मान कौन से होते हैं? या तो हाफ प्लस का या हाफ माइनस का हो सकते हैं। ठीक है ना। इन्हें इस तरह के तीर से क्या करेंगे भैया? प्रदर्शित करेंगे।
यदि यहाँ पर हम लोग ध्यान दें, यहाँ पर क्या होता है भैया, हमारा पूर्ण चक्रण होता है, मतलब कि हाफ ये तो हाफ ये, देखो ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ध्यान दो, इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, प्लस का हाफ आएगा, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा हमारे पास भैया, माइनस का हाफ आएगा, ठीक है। ध्यान देना, ये किसको शो करता है हमारा, क्लॉकवाइज को, और ये किसको शो करता है, एंटी क्लॉकवाइज को, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो इसके लिए अगर हम चक्रीय कोणीय संवेग की बात करें, तो चक्रीय कोणीय संवेग हमारा जो होता है वही h/2 पाई, ठीक है, अंडर रूट s ब्रैकेट में s प्लस क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पर s क्या है, हमारी चक्रण क्वांटम संख्या है, ठीक है। तो आगे कॉमन क्या कह रहा है कि एक चक्रण इलेक्ट्रॉन छोटी चुंबक के समान व्यवहार करता है, तो किसी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण उस पदार्थ में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या करता है भैया, निर्भर करता है, ठीक है। याद ध्यान रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी हम आगे भी जानेंगे। मान लो P हमारे पास क्या है, 4 है, P4 होने पर हमारे पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो जोड़ा बना है इसको हम युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और यहाँ पर 2 कैसे होंगे हमारे पास, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। इन्हें बोलते हैं हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जहाँ पर जोड़ा नहीं होता है, ठीक है। ठीक है बेटे, S के कुल मान 2n² से ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल भैया, यदि मैं कहूँ S का मान हमें ज्ञात करना है किसके लिए, n बराबर 2 के लिए, तो हम कॉमन यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × 2 का वर्ग, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, टोटल कितने मान होंगे भैया, 8 मान होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, n बराबर 2 के लिए किसका भैया, n बराबर 2 क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, तो इसके लिए हमें किसके भैया, LMS के कुल मान ज्ञात करने हैं। तो कॉमन हम जानते हैं मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 है, यदि n बराबर 2 है तो इसके लिए L के मान क्या होंगे, ठीक है बेटा। तो याद रखना, L के मान जो होते हैं L के मान जो होते हैं n के मान से 1 कम होते हैं, मतलब यदि n बराबर 2 है तो L बराबर 0 और कितना होगा भैया, 1 होगा। ये किसका मान आया हमारे पास, L के, और M के मान जो होते हैं L के मान पर निर्भर करते हैं। यदि L 0 है तो M 0 आएगा, लेकिन 1 पर क्या आएगा, -1, 0 सहित प्लस का 1 आएगा। और अगर मैं S के मान की बात करूँ तो S का मान जो होता है बेटे, किसके मान पर निर्भर करता है, M के मान पर। प्रत्येक M के मान के लिए S के 2 मान होते हैं, I mean प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, ठीक है। कॉमन अब हम क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे टोटल मान कितने आए हैं, ठीक है बेटे। यहाँ पर टोटल हमारे मान आए हैं प्लस हाफ ऐसे लिखते हैं, माइनस हाफ ऐसे लिखते हैं, तो 2 मान हो गए। तो यहाँ पर कुल मिला के 8 वैल्यू आई हैं हमारी किसके लिए, S के लिए। क्लियर कर लेते हैं हम एक फॉर्मूले से, 2n² वाले से। चूँकि हम जानते हैं n का मान जो होगा 2 होगा, तो 2 × 2 का वर्ग बराबर कितना होगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी टोटल 8 आने चाहिए S के मान। ये हमारा सीधा फॉर्मूला डायरेक्ट बताता है हमें। तो गिन लो आपके पास कितने हैं, यहाँ पर टोटल 4 दूनी 8 मान आ गए। तो बेटे ऐसे ही आप लोग एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे n बराबर 3 के लिए, और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे टोटल S के मान कितने होंगे। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हैं, कितने क्वेश्चन को सही नहीं कर पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भैया, किसके साथ भैया, ऑर्बिटल्स की सेफ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।